मुझे तो चीज़ें बता जो तुझे बहुत फैसिनेटिंग लग रही है इन रीसेंट टाइम्स। पाकिस्तान इज द कंट्री जहाँ पे यूएस और चाइना डायरेक्टली ऑलमोस्ट एक ही टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे हैं. चाइना डज हैव अ लॉट ऑफ बार्गेनिंग चिप्स लाइक यूएस. रेयर अर्थ मिनरल्स. अगर आप देखोगे रीसेंट मीटिंग जो हुई थी आसिम मुनीर ट्रम्प की, ही वाज स्टैंडिंग देयर लाइक अ सेल्समैन. आसिम मुनीर ब्रीफकेस खोल के रेयर अर्थ मिनरल्स दिखा रहा था बिकॉज दैट इज हिज पिच. दैट इज व्हाई यूएस वांट्स पाकिस्तान रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए बलूचिस्तान में. यहाँ पे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो कर रही है डील साइन. यूएस आ गया, चाइना आ गया, बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट ग्रुप अलग से है. PLA is a separatist militant group. It's our duty to protect our land and sea. यू नो खिचड़ी बन चुकी है वहाँ पे. आदित्य एस राठौर, एक डॉक्टर और जियोपॉलिटिक्स स्पीकर. इस एपिसोड में हम बात करेंगे ग्लोबल पावर गेम्स, पाकिस्तान यूएस चाइना डायनामिक्स और कैसे जियोपॉलिटिक्स दुनिया को शेप कर रही है. अगर यूएस और पाकिस्तान दोस्त बन जाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी फॉर इंडिया. इट्स अ वार्निंग साइन. भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे In the early hours of the 7th of May 2025, India unleashed Operation Sindoor. पाकिस्तान के पास सैटेलाइट एक्सेस था डायरेक्ट. किसका? चाइना का. इनफैक्ट हमारी भी बेका साइन हो रखी है यूएस के साथ, जिसमें हमें रियल टाइम अपडेट्स मिलने चाहिए यूएस सैटेलाइट्स के थ्रू. बट हमें नहीं मिले थे. हमें कमर्शियल सैटेलाइट कंपनीज से व्यू लेने पड़े. हमारे पास रियल टाइम अपडेट्स नहीं आ रही थी. व्हाट्स द ग्रीनलैंड इशू? 1951 में ना नेटो की इंटरनल डील हुई थी. उसमें बात हुई थी कि अमेरिका जो है ग्रीनलैंड में सारे ट्रूप्स प्लेस कर सकता है क्योंकि वहाँ पे सोवियत यूनियन का फेयर था उन्हें. बट 2004 में वो 1951 वाला एग्रीमेंट अमेंड हो गया. तो अब चाइना और रशिया वहाँ पे आर्कटिक में मिलिटराइजेशन तेज कर रहे हैं जहाँ पे ग्रीनलैंड है. तो वहीं पे ट्रम्प वो चाहते थे कि हमारी प्रेजेंस बढ़े. सैम ऑल्टमैन और पीटर थील को पहले चाहिए ग्रीनलैंड देन ट्रम्प. व्हाट डज दैट मीन? वो प्रैक्सिस नेशन बेसिकली कम्युनिटी ऑफ पीपल है जो अलग अलग कंट्रीज बनाना चाहते हैं. वो अलग अलग कंट्रीज नॉट गोना बी रन ऑन डेमोक्रेसी या रूल ऑफ लॉ. वो कंट्रीज उससे चलेंगे कि एक टेक सीईओ विल लीड दोस कंट्रीज और जितने भी सिटीजंस होंगे दे विल बी शेयर होल्डर्स या एम्प्लॉइज. दे हैव टोटल $700 million इन फंडिंग. लेट्स टॉक अबाउट इंडिया चाइना. चाइना की जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत तेज बुढ़ी होने वाली है. हाँ. आने वाले टाइम में उनकी एवरेज एज डिक्लाइन करने वाली है. तो ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. अब इंडिया उस जोन में आगे जाना चाहते हैं. तो चाइना जब भी वो देखता है दे विल ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम विद इंडिया. वो देख के दिस इज व्हाट दे डू. आप इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करो, इंडिया को तंग करो एंड पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी फैलाओ. डू यू थिंक रशिया विल यूज देयर न्यूक्लियर इफ नेटो ज़्यादा कंट्रीज को और न्यूक बनाना स्टार्ट कर दे तो? दैट इज द फियर. व्हाई डू यू थिंक ये सारी जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक IMF, WTO, UN, इनकी पावर इनफेक्टिव क्यों तो जा रही? आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें. एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. एंजॉय द शो. व्हाट आर यू रीडिंग इन जियोपॉलिटिक्स अभी रिसेंटली? क्या पढ़ा जो एकदम फैसिनेट कर गया तुझे जियोपॉलिटिक्स में? ओके, आई विल टेल यू दिस. वर्ल्ड में बिकॉज इतना एक्शन हो रहा है, क्रेजी एक्शन चल रहा है दुनिया में. इट्स इनफैक्ट आई वाज रीडिंग दिस वन आर्टिकल विच सेड कि जियोपॉलिटिकल हनीमून अब ओवर हो गया है. राइट, दैट फेज इज गॉन. अब वर्ल्ड का टाइम है जियोपॉलिटिकल कॉन्सेंट्रेशन का. I read this article. It was T-1 countries. It was talking about कैसे कि हम बात करते रहते हैं हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं. बट एवरीबडी, सबके दिमाग में ये चल रहा है कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कंट्रीज यूएस को आउटग्रो कर रहे हैं. इट्स नॉट दैट. अगर आप यूएस की कैपेबिलिटीज देखो, अगले साल से वो $1.5 ट्रिलियन स्पेंड करने वाले हैं डिफेंस पे, विच इज चाइना, रशिया, इंडिया कंबाइंड, मोर देन दैट. राइट. सो उनको आउटग्रो करना अगले थोड़े सालों में पॉसिबल नहीं है. इवन एज ए नेशनलिस्ट मैं ये मानता हूँ, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है. वी आर एंटरिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्योंकि यूएस खुद से इन्वर्ट करता जा रहा है. वो अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो इसीलिए क्या होता है, कंसिडर अ बैकयार्ड जहाँ पे बहुत सारे बुलीज है. राइट. उसमें एक बड़ा बुली है दैट कीप्स एवरीथिंग इन चेक. राइट. तो सोचो आप नेचुरली, हम एवोल्यूशन की बात कर रहे थे, आप नेचुरली छोटे बुलीज को ट्रेन नहीं कर रहे हो कि कैसे वो उस बुली को ओवरकम कर जाएंगे एंड देयर इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. राइट. आप उस बुली को हटा दे रहे हो, केओस एंस्यूज. राइट. तो वी आर एट दैट पॉइंट इन टाइम.
तो T-1 countries. What is T-1? Explain to people. T-1 is basically कि the world consists of T number of countries, right? हाँ. So T-1 will be कि जो हम multipolar world की बात कर रहे हैं, that will be with T-1 countries. That one country is the US. Did you hear उन्होंने WHO की funding काट दी? They are leaving UN, United Nations. हाँ. तो उस सेंस में बात चल रही है कि हाँ, इट इज़ द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी विदाउट द US. मतलब ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड विल सीज टू फंक्शन. अगर आप पुराना हिस्ट्री उठा के देखोगे, जब हमने स्लेवरी अबॉलिश करी थी इन इंटरनेशनल फोरम्स, तो इनफैक्ट वो US की सपोर्ट से नहीं था. इट वॉज डिस्पाइट ऑफ US तो अपनी कुछ स्टेट्स की वजह से, आई गेस टेक्सास और कुछ स्टेट्स की वजह से मना कर रहा था कि नहीं, लेट्स कीप अ कन्वेंशनल अप्रोच, थोड़ा बहुत अलाउ कर देते हैं, इतना ज़्यादा अलाउ करते हैं. हाँ, पूरा रैडिकल ऑल अगेंस्ट नहीं जाते हैं. बट धीरे धीरे मतलब तब उस टाइम पे सारे कंट्रीज़ ने बनाया कंसेंसस कि नहीं, दिस इज़ मतलब इंटरनेशनल नॉर्म्स में हम इसको कम्प्लीटली अबॉलिश कर रहे हैं. तो हाँ, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि मॉरल ऑर्डर कोलैप्स कर जाएगा US के बिना, बट डेफिनेटली अगर आप मिलिटरीली बात करो, डिफेंस की बात करो, न्यूक्लियर पावर्स की बात करो, तो काफ़ी चीज़ें हिलने वाली हैं. पूरा वर्ल्ड बोल रहा है कि एक US है, हाँ. उस पर सब बहुत ही डिपेंडेंट है, बहुत ही बड़ा है, और वर्ल्ड ये नहीं करना चाह रहा, US खुद करना चाह रहा है. US इज लाइक, मैं अभी तक तुम लोगों को फंड करता था, मैं तुम पे बहुत खर्चा करता था, मैं ही तुम्हारा आई वॉज ओनली सेवियर, टेक केयर, सब मैं ही करता था. मैं टेक्निकली वो बोल रहा है मैं चलाता था दुनिया. अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम लोगों के देखभाल में. मैं देखूंगा कि US कैसे चलता है. इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड इज लाइक कि यार ये तो अपने पैसे ले रहा है, अपनी चीज़ ले रहा है, तो हम लोग सब साथ में आ जाते, नहीं तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, राइट? बट देयर वाज आल्सो चाइना भी उस वॉइड को बहुत जल्दी फिल अप करने की कोशिश करेगा. एंड US की बात ये नहीं थी कि US सब कंट्रीज़ का ध्यान रख रहा था, US उनके पीछे खड़ा था, स्पेशली नेटो. तो वो एक डेटरेंस थी कि हाँ, रशिया कुछ नहीं करेगा नेटो कंट्रीज़ के लिए, और कोई मतलब ताइवान में चाइना कुछ नहीं करेगा, या उस रीजन में जापान और साउथ कोरिया के पीछे US का हाथ है, तो उनको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़्यादा मिलिटराइज करने की ज़रूरत नहीं है. सो ऑल ऑफ दैट इज़ गोइंग टू ब्रेक बिकॉज US का ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, जो शुरू हो गया था. मतलब अगर आप कंसिडर करो, यूक्रेन वाला सिनारियो देखो, राइट? रशिया ने यूक्रेन इन्वेड किया, उसके बाद से सारी जितनी इंटरनेशनल डिस्कशंस हुई, उसमें नेटो गॉट टू नो कि US नहीं आएगा भाई बचाने, जो मर्जी कर लो, राइट? तो उनको समझ में आ गया. तो 2025 के मिडल में ही नेटो के बाकी कंट्रीज़ जो यूरोपियन थे, उन्होंने मिलकर डिसाइड कर लिया था कि हम अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, कि अगले 1 साल में हम 2% ऑफ आवर GDP पे तो ले ही जाएंगे सारे कंट्रीज़, धीरे धीरे 5% तक भी ले जाएंगे. तो उनको डिफेंस स्पेंडिंग करनी है. बट अब द पॉइंट इज़ कि EU अपनी सिर्फ डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा के कितना ज़्यादा सेफ है, बिकॉज रशिया हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स, राइट? और EU में किस किस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं? UK हैज़ और फ्रांस हैज़. UK वाले अमेरिका के साथ इंटीग्रेटेड हैं. सिर्फ फ्रांस है यूरोपियन यूनियन में जिनके पास अपने सोवरेन न्यूक्लियर वेपन्स हैं. तो अब रशिया के क्लोजेस्ट कौन है? पर पोलैंड, रोमेनिया. दे आर स्केयर्ड कि फ्रांस उनके लिए निकालेगा अपना न्यूक्लियर आर्सेनल, राइट? सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग अभी. अमेरिका अगर ये दिखा रहे हैं कि हम नेटो में इतनी बैकिंग नहीं दे रहे हैं, या जो उनका आर्टिकल 5 है, अटैक ऑन वन कंट्री मीन्स अटैक ऑन ऑल ऑफ द कंट्रीज, नेटो का ये आर्टिकल है, राइट? तो US उसमें कंडीशंस डाल रहे हैं कि नहीं, मैं अपने हिसाब से आके संभालूंगा जब मुझे लगेगा. ऐसा नहीं है कि आप पे अटैक हो गया तो मैं आऊँगा ही आऊँगा. फ्रांस इज स्टिल बाउंड बाय दैट नेटो चार्टर. तो ऐसा तो है, देखो न्यूक्लियर वेपन्स फ्रांस के कहने को तो सबके पीछे हैं, पोलैंड के पीछे भी है, रोमेनिया के भी पीछे हैं, बट फ्रांस का अपना ही न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन सेकंड स्ट्राइक है. मान लो पोलैंड पे कल को अटैक हो जाता है, या किसी भी यूरोपियन यूनियन कंट्री पे अटैक हो जाता है, तो जब तक दूसरा कंट्री पहले न्यूक्लियर लॉन्च नहीं करेगा तब तक फ्रांस नहीं करेगा. एंड मतलब जब न्यूक्लियर अटैक हो चुकी है, किसी कंट्री ने दिखा दिया है, कंट्री लाइक रशिया ने दिखा दिया है कि आई कैन गेट आउट माई न्यूक्लियर वेपन्स और मैं अटैक कर सकता हूँ, विल फ्रांस रिस्पॉन्ड? क्योंकि फ्रांस पे नहीं अटैक हुए अभी, और किसी यूरोपियन यूनियन मेंबर पे हुए. तो आप कंसिडर कर रहे हो वो पॉसिबिलिटी, क्या फ्रांस आएगा वेपन्स लेके? क्योंकि I don't think so, and I don't think so France will, because France will become the next target. In fact, European Union में क्या है? I'll tell you about USSR, right? USSR 1990s में ब्रेक कर गई थी. उसके बाद से रशिया ही है सिर्फ. तब से जब USSR का डाउनफॉल चल रहा था, US का गोल्डन पीरियड चल रहा था, मैन्युफैक्चरिंग ऑन पीक थी, सब कुछ था. तो उसकी वजह से आज हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ पहुंच गए थे, राइट? क्योंकि US बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, रशिया उतना नहीं कर पाया, ब्रेक हो गई. बट आई थिंक रशिया कहीं ना कहीं सोचती है कि जब USSR ब्रेक करी थी तब और अब में एक चीज़ अलग है. चाइना
तब चाइना इतना ग्रो नहीं कर रखा था, तो यूएसएसआर पूरी तरह से वर्ल्ड में आइसोलेटेड था. बट नाउ दे फील दे हैव चाइना. उन्होंने यूक्रेन को इन्वेड किया, ठीक है, दे वर हिट विद सैंक्शंस, बहुत सारी चीज़ें हुई, वो इकोनॉमिक टर्मोइल में है, बट किसी तरह फिर भी चल रहे हैं बिकॉज ऑफ चाइना, क्योंकि उनके पास एक ट्रेडिंग पार्टनर है जो भी बहुत डेवलप्ड है. चाइना भी उसी टाइम में डेवलप हुए अपनी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से. तो यस, तो रशिया कहीं ना कहीं ऑफेंसिव पे है. ऑफ कोर्स यूक्रेन में उन्होंने किया, इससे इस लॉस के बाद रील थ्रू करने के बाद व्हाट विल दे डू नेक्स्ट, राइट? एवरीबॉडी इज स्केयर्ड अबाउट दैट. Do you think Russia will use their nuclear or उनका military might if NATO ज़्यादा countries को nuke बनाना start कर दे तो? That is the fear. That is exactly the fear. क्योंकि आप देखो status quo, foreign policy में there is this saying, status quo is the safest place to bank at, right? तो उसके अलावा आप कुछ भी करोगे, दूसरा कंट्री आके कुछ ना कुछ. Why was Ukraine invaded by Russia? क्योंकि they were trying to get Ukraine NATO के अंदर. वो NATO के अंदर चाह रहे थे वो आ जाए, रशिया ने अटैक कर दिया. This is what happens जब आप status quo को हिलाने की कोशिश करते हो फॉरेन पॉलिसी में. तो ये होगा, क्योंकि अब वो अचानक से रीआर्म कर रहा है यूरोप, ठीक है. रीआर्ममेंट से भी रशिया को बहुत दिक्कत है. रशिया इज लाइक कि यार ये तुम बहाने में यूएस के ट्रूप्स डालने शुरू कर दिए तुमने. इनफैक्ट ग्रीनलैंड में भी बहुत सारे ट्रूप्स डालने शुरू कर दिए डेनमार्क ने. तो रशिया इज लाइक कि यार ये तो यूएस के बहाने में तुमने अब आर्कटिक में अपनी प्रेजेंस बढ़ानी शुरू कर दी है, ट्रूप्स डालने शुरू कर दिए. तो स्टेटस को से जब भी चीज़ें हिलेंगी तो कुछ ना कुछ कैटास्ट्रोफिक होने के चांसेस हमेशा होते हैं. वी आर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन जियोपॉलिटिक्स जहाँ स्टेटस को हिलेगा ही हिलेगा. Are you sure? यस, हिलाना ही पड़ेगा. यूरोप का रीआर्म करना स्टेटस को हिलाना है ना. पर अगर ये 2-3 साल ऐसे ही बस चलते गई कॉन्वर्जेशन, तो ट्रम्प माइट end his term and then world gets back to I guess hello, let's get back to honeymoon period now. People are hoping that more than you are. बहुत जोर से कर रहे हैं होप. बट या दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी. पर यूएस ने बहुत सारी कंडीशंस डाल दी हैं नेटो पे. कोई भी उन्होंने वहाँ पे एक लहर चला दी है यूएस डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में कि हमें अपना देखना चाहिए यार. मतलब इवन पीपल देयर नाउ आर एक्सपेक्टिंग लेस ऑफ यूएस इंटरवेंशन बाहर, क्योंकि यूएस ने वहाँ पे भी वोटर्स में भी एक लहर चला दी है कि अमेरिका देखते हैं. ठीक है, आप कह सकते हो डेमोक्रेट्स के केस में या उनकी जो वोटर बेस होगा दे विल बी लाइक कि कहीं पे ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रही है तो अमेरिका क्या कर रहा है. ईरान में इतने प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है, दे कैन बी लाइक कि बचाओ. बट वैसे ओवरऑल सेंटिमेंट अमेरिका में अगर ट्रम्प 2-3 साल तक यही वेव चलाए रखते हैं तो ओवरऑल वोटर सेंटिमेंट बन जाएगा कि नहीं, यूएस शुड नॉट गो आउट. अपने देश को देखो, अपने जोन को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जहाँ से ड्रग्स आ रहे हैं, मेक्सिको से आ रहे हैं, कोलंबिया से आ रहे हैं, वहाँ पे होल्ड स्ट्रॉन्ग करो. वेनेजुएला. हाँ एग्जैक्टली. What's the Greenland issue? What do you think? It's like everybody thinks कि ट्रम्प पागल हो गया है, वो कैप्चर करना चाहता है ग्रीनलैंड, बट आई डोंट थिंक सो. कंसिडर मुझे एक लड़की से प्यार हो जाए, राइट, बट वो दूसरे रिलीजन की है, तो अब मैं घर जाके सीधा बता दूंगा कि दूसरे रिलीजन की है तो शायद मना कर दे, कन्वेंशनल होते पेरेंट्स. बट व्हाट इफ आई घर जाके से ओके मॉम आई लाइक बॉयज़, और फिर मैं थोड़े दिन बाद जाके बोलूँ कि अच्छा नहीं अब आई डोंट लाइक बॉयज़, मुझे लड़की पसंद है पर दूसरे रिलीजन की है. सो मॉम विल बी लाइक कि यार कर लेना जो भी करना है एज लॉन्ग एज इट इज़ अ गर्ल. सो ट्रम्प इज़ लाइक दैट पर्सन. ट्रम्प बेसिकली ग्रीनलैंड पे इतनी ओपनली धमकियाँ दे दी इतनी कि मैं ग्रीनलैंड अनेक्स कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, और यूरोप के लिए वो एज अ शॉक आई. देवर ऑ स्ट्रक कि क्या कह दिया ट्रम्प ने कि ग्रीनलैंड लेना है, एक तो नेटो का मेंबर एलाई है, ऊपर से हम ग्रीनलैंड में इतनी सपोर्ट दे रहे हैं, प्लस डेनमार्क इज वन ऑफ देयर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. या एग्जैक्टली. तो अब क्या हुआ है कि देवर लाइक कि धीरे धीरे जैसे कॉन्वर्सेशन बढ़ी, देवर लाइक कि यार तू अनेक्स मत कर, उसके अलावा तुझे जो करना है कर ले. तो यहाँ पे एक केवियाट है. 1951 में ना नेटो की एक इंटरनल डील हुई थी, ठीक है, उसमें बात हुई थी कि अमेरिका जो है ग्रीनलैंड में सारे ट्रूप्स प्लेस कर सकता है क्योंकि वहाँ पे सोवियत यूनियन का फेयर था उन्हें, ठीक है, ग्रीनलैंड में जितने मर्जी ट्रूप्स प्लेस कर सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्रीमेंट था. बट 2004 में वो 1951 वाला एग्रीमेंट अमेंड हो गया बिटवीन अमेरिका एंड ग्रीनलैंड कि अब अमेरिका उस एग्रीमेंट के बाद अमेरिका एक बेस के अंदर लिमिटेड हो गया था विद इन ग्रीनलैंड, ठीक है, और उसके अलावा कुछ भी बढ़ाना है अमेरिका को वहाँ पे अपनी प्रेजेंस ग्रीनलैंड में तो डेनिश गवर्नमेंट की ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन की परमिशन लो, राइट. तो अब जिस हिसाब से चाइना और रशिया वहाँ पे आर्कटिक में मिलिटराइजेशन तेज कर रहे हैं सेम जोन में जहाँ पे ग्रीनलैंड है, तो अब ट्रम्प इतनी वेट नहीं कर सकता भाई कि मैं परमिशन लूँ पहले डेनिश गवर्नमेंट से जाके फिर ग्रीनलैंड में जाके परमिशन लूँ. अभी रशिया उसके आसपास बना रहा है. यस, रशिया उस पूरे सर्कल में जो आर्कटिक सर्कल है वहाँ पे रशिया और चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज़्यादा एम्प अप कर चुके हैं.
तो वहीं पे ट्रम्प भी चाहता था कि यूएस, वैसे तो वहाँ पे है और भी यूएस रीजन्स हैं, पर ग्रीनलैंड में वो चाहते थे कि हमारी प्रेजेंस बढ़े। तो 2004 एग्रीमेंट था, बट वो चाहते थे वो अमेंड हो, एंड नाउ डेनमार्क इज सेइंग कि अमेंड कर लेते हैं, नेटो इज सेइंग अमेंड कर लेते हैं कि तुम बस अनेक्स मत करो भाई ग्रीनलैंड को। सो दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी अगर आप देखो हाइंडसाइट में। So you feel this is just for that amendment, he is showing power projection? मे बी फॉर द अमेंडमेंट, मे बी फॉर समथिंग मोर, कि उसको और ज़्यादा एक्सेस मिल जाता। क्योंकि आप देखो ना कुछ तो मिल ही जाएगा। दे विल बी लाइक कि एज लॉन्ग एज ट्रम्प बोलना बंद कर दे कि मैं डेनमार्क को अनेक्स कर रहा हूँ, सॉरी ग्रीनलैंड को अनेक्स कर रहा हूँ, दे आर फाइन विद इट, वो कुछ भी मान लेंगे। बट वाई ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसके लिए? सो एक तो रीजन मैंने आपको जो बताया, एक रीज़न तो ग्रीनलैंड के इंपॉर्टेंट होने का है इसकी वहाँ पे आर्कटिक सर्कल है, वहाँ पे बर्फ़ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत तेज़ मेल्ट हो रही है, तो एक शॉर्टेस्ट ट्रेडिंग रूट बनने वाला है वहाँ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसे जैसे बर्फ़ हटेगी वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और भी रिसोर्सेज हैं, वो बनने वाले हैं। पॉसिबिलिटी आएगी, अभी आई एम नॉट श्योर कि वो हो जाएंगे, बट पॉसिबिलिटी आने वाली है कि वो भी एक्सट्रैक्ट हो पाएँ, राइट। तो ऑल द कंट्रीज, चाइना, रशिया एंड नेटो आर गोइंग टू फाइट उस रीजन में। इनफैक्ट ग्रीनलैंड की बात अभी शुरू हुई है, मैंने 3 महीने पहले भी बोला था दैट कंट्रीज़ वहाँ पे लड़ने वाले हैं। तो रशिया तो अपनी प्रेजेंस वहाँ पे बहुत तेज़ बढ़ा ही रहे, उनके पास सोवियत एरा बेसेस भी थे। तो चाइना भी आ गया है वहाँ पे, चाइना भी पहुँच चुका है। चाइना अपनी शिप भेज के उस रूट को टेस्ट भी कर चुका है, आइस ब्रेकर्स के साथ भेज के उस पूरे ट्रेडिंग रूट को, क्योंकि चाइना को तो चाहिए आर्कटिक वाला ट्रेडिंग रूट, नीचे से बहुत लंबा पड़ता है। तो चाइना का क्या सीन है अब? चाइना, Why is China entering all of this? Just because trading route short हो जाएगा उसके लिए? चाइना का जो नीचे वाला रूट है ना, मैलेका स्ट्रेट से निकलता है, एक स्ट्रेट है, वो स्ट्रेट किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, छोटे छोटे कंट्रीज और आइलैंड्स के बीच में से निकलती है, बट वो स्ट्रेट इज़ अ चोक पॉइंट, और चाइना का बहुत ज़्यादा ट्रेड वहाँ से निकलता है। तो दे आर स्केयर्ड। इंडिया ने निकोबार प्रोजेक्ट डेवलप करना शुरू किया है उसी रीजन में, राइट। इंडिया अपनी नेवल प्रेजेंस वहाँ और भी एम्प अप कर सकता है। तो चाइना को मैलेका स्ट्रेट जो चोक पॉइंट है उसका ऑल्टरनेटिव चाहिए ही चाहिए, एंड दिस कैन एक्ट एज वन इन द लॉन्ग रन। एंड मैलेका का इंडिया से क्या रिलेशन है? मैलेका स्ट्रेट हम नीचे इंडियन ओशन में ना, तो वी आर बिल्डिंग आर नेवल प्रेजेंस वहाँ पे चाइना पे चेक रखने के लिए। हमने निकोबार प्रोजेक्ट जो अंडमान में बनाया है, ऑल्दो उस पर काफ़ी डिबेट्स हुई हैं एनवायरनमेंट को लेके, वो ओके, बट दैट वाज इंटेंडेड टुवर्ड्स कि हम मैलेका स्ट्रेट के अराउंड अपनी प्रेजेंस बना पाएँ। सो येस दैट। सो नाउ यू हर्ड दैट रिसेंट स्टेटमेंट जो नेटो चीफ ने बोला कि इफ़ ईओ को लगता है कि वो यूएस के बिना सरवाइव कर सकते हैं मिलिट्री स्पेंड्स में, या ग्रीनलैंड में कुछ भी कर सकते हैं विदाउट द सपोर्ट ऑफ यूएस, सो दे आर इन अ बबल, दे आर इन अ ड्रीम, उनसे हो नहीं पाएगा, दे आर रॉन्ग अबाउट इट। डू यू फील सो? क्योंकि उन्होंने देख लिया ना यूक्रेन की सारी नेगोशिएशंस में, उन्होंने देख लिया। एंड डू यू थिंक दे विल बी एबल टू कैप्चर ग्रीनलैंड? यूएस, आई थिंक अभी के लिए ट्रम्प ने वो डिमांड वही कर दी है, साइडलाइन कर दी है। अभी रिसेंटली मीटिंग थी, एज आई सेड वही हुआ है ना, जो हुआ नेटो वाली रिसेंट मीटिंग हुई है, एंड उसमें से यही निकल के आ रहा है कि ट्रम्प हैज सेड कि मैं ये साइड पे रख दूंगा, मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि मैं डेनिश टेरिटरी एनेक्स करने आ रहा हूँ, पर ठीक है। अब ये भी बात निकलेगी कि 2004 वाला जो अमेंडमेंट थी 1951 वाली ट्रीटी में, 2004 एग्रीमेंट, वो वाला हम दोबारा से रीडिस्कस करेंगे, रीनेगोशिएट करेंगे। तो ये निकल के आ रहा है अभी। यू सॉ दैट वीडियो जहाँ पे डेनिश गवर्नमेंट में सब लोग हंस रहे हैं? आई डोंट नॉट व्हिच वन। You saw that? कि जब ट्रम्प ने बोला और वो उसके रिस्पॉन्स में हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं, everybody is laughing, everybody is laughing at his, and it's like a proper video which is going viral left and center. I mean, who doesn't laugh at Trump at this point? मतलब but America is America, right? Trump जो भी कहते हैं ठीक है, he does all that tomfoolery. Market cap is 70% of the world. Yes. So अगर पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, 192 nations consider करते हैं, तो 191 नेशन साथ में मिल जाए तो भी वो 30% है। Exactly. Like 1 is 70%. Exactly, man. Exactly. इकोनॉमिक कंट्रोल तो उन्हीं के पास है, पैसा उन्हीं के पास है, पावर उन्हीं के पास है, कंट्रोल उन्हीं के पास है, मिलिट्री स्पेंड उन्हीं के पास है, डेटा वही कंट्रोल करते हैं। सो इट्स Exactly. Way. यू मेड अ रील राइट On what? कि सैम ऑल्टमैन और पीटर थील को पहले चाहिए ग्रीनलैंड देन ट्रम्प। Yeah. व्हाट डज दैट मीन? Yeah. Actually, what is happening is कि वैसे भी डेटा सेंटर स्पेसेस खत्म हो रही है अमेरिका में। वहाँ पे आप जितने डेटा सेंटर्स लगाते जाओगे उतना बिजली का बिल बढ़ता जाएगा, नॉर्मल लोगों का भी बढ़ता जाएगा। तो जब रिटेल इन्फ्लेशन आएगी, नॉर्मल लोगों का बिजली का बिल ऊपर जाएगा, वो रिवोल्ट करेंगे, उनको दिक्कत आएगी।
तब तक आप जो मर्जी बनाते रहो, आपको पैसा घुमाना है, 2 कंपनीज में 3 स्कैम करना है, कुछ भी करो, बट जब नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी डिसरप्ट होगी तो दे आर डन विद इट। तो उनको डेटा सेंटर के लिए स्पेसेस तो चाहिए ही ज़्यादा, है ना। ग्रीनलैंड वो हमेशा से कंसिडर कर रहे थे काफ़ी देर से, बट माई क्लू ऑफ दिस वीडियो वॉज, आई टेल यू, इंटरनेट पे मुझे एक कंपनी मिली थी कॉल्ड प्रैक्सिस नेशन करके। उनका क्लेम है, आप सुनोगे तो बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्स्पिरेशनल सी लगेगी, कंपनी कुछ नहीं है। वो प्रैक्सिस नेशन बेसिकली एक पेज, पूरा प्रॉपर एक वो है, कम्युनिटी ऑफ पीपल है जो अलग अलग कंट्रीज़ बनाना चाहते हैं। वो अलग अलग कंट्रीज़ आर नॉट गोना बी रन ऑन डेमोक्रेसी या रूल ऑफ लॉ। वो कंट्रीज़ उससे चलेंगे कि एक टेक CEO विल लीड दोज कंट्रीज, और जितने भी सिटीजन्स होंगे दे विल बी शेयर होल्डर्स या एम्प्लॉयज सॉर्ट ऑफ, राइट। वो कंट्रीज बेसिकली आर अबाउट एक्सेलरेटिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या एक्सेलरेटिंग हर तरह की डेवलपमेंट, कि वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, बायोटेक के भी या और भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स, विदाउट एनी रेगुलेशंस, मतलब विद कम रेगुलेशंस, बट यू नो हाउ दैट लीड्स, व्हाट दैट लीड्स टू, राइट। तो वो ये चाहते हैं। तो आई वाज लाइक कि क्या ही है यार ये कंपनी, कौन ही। तो व्हेन आई लुक्ड एट द ओनर्स, राइट, दोज ओनर्स आर प्रिटी, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक फासिस्ट लिटरेचर और नाजी लिटरेचर वगैरह भी पढ़ते हैं। एंड कुछ एक्सपोजेस हुए थे जहाँ पे वो अपने नए एम्प्लॉयज़ जो इंडक्ट होके आ रहे हैं उन्हें भी वो प्रमोट करते हैं कि आप ये इंसेप्शन, जो स्टार्टिंग वाले फासिस्ट राइटर्स थे, उनकी किताबें पढ़ने के लिए इंसिस्ट करते हैं कि पढ़ो आप, राइट। तो फिर भी आई वाज लाइक कि ये क्या ही कर लेंगे, राइट, हु आर दे फंडेड बाय, बट देन आई सी देयर पेज जहाँ पे उनकी सारी वो आ रही थी कि किन किन लोगों ने पैसा डाला है। देयर इज सैम ऑल्टमैन की अपोलो which is funding them. There is Peter Thiel who is funding them. They have total $700 million in funding. $700 million. तो या yes exactly such a company has, तो ऐसा हो जाता है कि ऑफ कोर्स उनका गोल है कि वो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे बनाना चाहते हैं, फिर वो नेटवर्क ऑफ कंट्रीज होगा जो ये कंट्रीज अलग ही दुनिया पे चल रहे होंगे, एक डिजिटल, अभी तो वो डिजिटली एग्जिस्ट करते हैं। अभी आप द नेम इज प्रैक्सिस, राइट, तो आपको प्रैक्सिस वीजा भी मिल जाएगा, आप ऑनलाइन जाओगे तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर अ प्रैक्सिस वीजा। क्रेजी, यस। सो एंड व्हाट इज द ग्रीनलैंड, राइट, These are the guys जिन्होंने कोशिश करी थी इस साल के स्टार्टिंग में, 2025 के स्टार्टिंग में, मिडिल में, दैट दे ट्राई टू बाय ग्रीनलैंड। जब वहाँ पे JD Vance गया होता है, US का वाइस प्रेसिडेंट, दे आर, उनका सबसे पहला टारगेट इसी का, प्रैक्सिस नेशन का, इस ग्रीनलैंड, जो उनके पहले, सबसे पहले चार्टर में है। उनकी आर्टिकल्स पढ़ोगे आप, उनकी सेइंग सुनोगे तो उनका पहला टारगेट इस ग्रीनलैंड, वो ग्रीनलैंड चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। यस, खरीदना कैसे भी, whatever it takes, right, वो ग्रीनलैंड चाहते हैं। ऑल्दो 600 मिलियन इज नथिंग, राइट, कुछ है नहीं इतना, बट फॉर सच अ कंपनी टू इवन हैव सच काइंड ऑफ स्टार्टिंग कैपिटल, वो भी बहुत है। एक बार उनको वो स्पेस मिल गई ग्रीनलैंड में, उसके आगे वहाँ से चीज़ें इन्वेस्टर्स सी के अच्छा रिटर्न्स आ रहे हैं, एंड दैट कैन लीड टू अ कैस्केड, मतलब यार। ओके, कमिंग बैक टू EU, EU ने अभी इंडिया के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन किया। एक्सप्लेन कि क्या ये डील है, क्या बोलना चाह रहे हैं, what does this signify in the world, क्योंकि this is more of a power move than anything else. This is more show off. It is a free trade agreement, right? उससे क्या होता है, इंडिया और EU के बीच में हम उनके कुछ प्रोडक्ट्स पे ड्यूटीज, टैरिफ्स लगाते हैं, और वो हमारे प्रोडक्ट्स पे, सर्विसेज पे ड्यूटीज, टैरिफ सब कुछ लगाते हैं, राइट। तो वो जब यहाँ आते थे तो वो महंगे हो जाएंगे, अब हमारा सामान जब वहाँ जाता था, सर्विसेज, तो वो महंगे। दोनों के लिए एक दूसरे की पॉपुलेशन को टैप इनटू करना और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज बेचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कॉस्टली हो जाती हैं वहाँ पहुँचते हुए सर्विसेज, वहाँ के डोमेस्टिक प्लेयर्स से कम्पीट नहीं कर पाती। तो FTAs आर फॉर कि आप एक दूसरे की मार्केट एक दूसरे के लिए खोल रहे हो, राइट। तो उसमें अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग गुड्स पे अलग अलग तरह की ड्यूटीज़, टैरिफ ड्रॉप करते हैं, वो कम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा लग्जरी कार्स पे ड्रॉप हो रहे हैं, एंड राइट, और भी चीज़ों पे, बहुत सारे गुड्स पे। अब आप खाना रिफाइंड में नहीं, ऑलिव ऑयल में बनाओगे, बताओ। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। जैसे वहाँ के वाइन पे हो रहे हैं, तो आपको वाइन बहुत इजीली सस्ते प्राइसेस पे मिल सकती है। और EU किस किस चीज़ों पे हटा रहा है, सो दैट इंडिया की चीज़ें वहाँ जा पाए, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। येस एग्जैक्टली। तो ऐसा है कि देखो, हमें मेजरली टेक्सटाइल सेक्टर में चाहिए था कि कम हो जाए, बिकॉज टेक्सटाइल में हम कम्पीट कर रहे थे विद लिटरली बांग्लादेश के साथ कम्पीट, क्योंकि बांग्लादेश इज अ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। तो वो कैटेगरी को EU ड्यूटी फ्री एक्सेस देते हैं अपनी मार्केट्स का। बांग्लादेश जैसी मार्केट्स जो हैं, जिनका बिल्कुल ही LDCs है, लीस्ट डेवलप्ड है, राइट। तो बांग्लादेश का वहाँ पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा था, इंडिया कम्पीट नहीं कर पाता था, उसको ब्रेक नहीं कर पाता था, क्योंकि हम पे लग रही थी बहुत सारे टैरिफ ड्यूटीज़ लग रहे थे। तो अब उससे हमें एक्सेस मिल जाएगा, राइट। और
हमें अगले 3-4 साल में वैसे भी अपना टोटल एक्सपोर्ट वॉल्यूम ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का हमें बढ़ाना था अप टू $1.5 ट्रिलियन. तो दिस विल बी अ बिग लीप टुवर्ड्स दैट. Will we be able to do that? Yes, definitely. I believe there is a market. और इंडिया में अगर हम प्रॉपरली स्टिमुलस पैकेजेस प्रोवाइड करें, हमारे पास वैसे ही US टैरिफ्स लगने की वजह से इतने ज़्यादा हमें ऑल्टरनेट मार्केट्स तो चाहिए ही थी. ऑल्दो हम US मार्केट को पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, बट दिस डज गिव अस एन अपॉर्चुनिटी. यस, बट बात वही है कि EU में ये ऑपरेशनलाइज कब होगा? इट्स नॉट येट ऑपरेशनलाइज. अभी साइन हुए. तो FTA साइन होने के बाद क्या होता है कि दोनों कंट्रीज़ की पार्लियामेंट में वो रैटिफिकेशन के लिए जाते हैं. मतलब दोनों कंट्रीज़ की पार्लियामेंट कहेंगी कि अच्छा अब ये इन प्लेस आ गया है और आज से ऑपरेशनलाइज्ड है. इंडियन पार्लियामेंट कर देगी जल्दी. कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल माइट थिंक, इंडियन पार्लियामेंट जल्दी से ले लेगी फ़ायदा कि हाँ चलो कर देते हैं रैटिफाई. EU में टाइम लग सकता है. इट कैन टेक अप टू एन ईयर. तो टाइम है. नॉट कह टुडे. सकते हो आप. या नॉट टुडे. नॉट टुडे. ये जो लोग रैंडम रील्स बना रहे हैं कल से कार सस्ती हो जाएगी, ऑल दैट. कार तो 1 साल बाद भी सस्ती नहीं होंगी सारी. A lot of people have this conception कि अच्छा FTA साइन हो गया अब तो सारी कार सस्ती होने वाली है, जाती कल मैं A-क्लास खरीद रहा हूँ. ऐसा नहीं होने वाला है. एक तो ये टाइम लगेगा अग्रीमेंट आने में. ऊपर से a lot of people don't realize कि बहुत सारी कार्स तो इंडिया में ही असेंबल हो रही थी. उन पे कम्प्लीटली वो कार्स वाली ड्यूटी नहीं लग रही थी. उन पे लग रहा था जो उनके कॉम्पोनेंट्स आते थे वो 15% अराउंड था. तो वो कॉम्पोनेंट्स यहाँ आते थे वो यहाँ आके असेंबल होती थी. जो लग्जरी कार्स में भी छोटे लेवल वाली कार्स है ना, तो येस उन पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला. जो आपकी बहुत कॉस्टली कार्स है लाइक AMGs, Maybachs, उन पे फ़र्क पड़ने वाला है. तो उसमें भी एक केवियाट है. एक कोटा बनेगा प्रॉपर सिर्फ 2.5 लाख कार्स का पर ईयर जिन पे ये मिलेगा एग्जम्पशन. And when will it be in place? Like it's not even about. I'm seeing like कल से जब से ये FTA साइन हुआ है उसके बाद से सिर्फ रील्स आ रही हैं बैक टू बैक की. ये 1 करोड़ की कार अब 70 लाख की, 70 लाख की कार 50 लाख की. All that is like just left, right, center. And I think it's very misleading. That's bullshit. It's misleading. Yeah. It's definitely misleading. Right? तो tell me about it. कब से होगा, क्या misleading है और उसमें क्या bullshit है? देखो the major part दैट इज़ बुलशिट इज़ कि लोग सिंपली पुराना वाला 110% कह रहे हैं कि पुरानी ड्यूटीज़ इतनी लगती थी अब 40% पे आ जाएंगे. तो वो 110 से डिवाइड करके फिर 40 से मल्टीप्लाई कि अच्छा नया प्राइस ही होगा. बट वो हर कार पे कर रहे हैं. जो कार इंडिया में पिछले 5-10 साल से असेंबल हो रही है उस पर थोड़ी कर रहे थे. उस पर तुम 110 कैसे लगा रहे हो? राइट. बहुत सारी लग्जरी कार्स जो यूरोपियन कंपनीज़ की हैं वो इंडिया में, जिसे आप A-क्लास कंसिडर करो, वो इंडिया में असेंबल होती है ना. वहाँ से कॉम्पोनेंट्स आते हैं. तो उस पर पहले से ही कॉम्पोनेंट्स पे जो ड्यूटी है वो कार जितनी नहीं लगती है. राइट. तो वो यहाँ आके असेंबल होती थी तो वो उतनी उस पर उतना फर्क नहीं पड़ जाएगा. कुछ लाख का फर्क पड़ेगा. कुछ लाख का फर्क पड़ेगा. नॉट कम्प्लीटली. 20-30 लाख रुपए कम नहीं हो जाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं होने वाला. एंड बाय व्हेन? जब दोनों गवर्नमेंट्स अपने अपनी साइड से उस साइंड FTA को रैटिफाई करेंगी अपनी पार्लियामेंट्स में, तब से. उसके बाद भी देन वो इंडस्ट्री लेवल पे इम्प्लीमेंट होगा. हाँ, वो आप प्रोडक्शन न्यू उस बेसिस पे होगा. हाँ, वो तो फिर जो मतलब जो बिचर प्रोडक्शन तो नहीं, जो भी स्टॉक इन प्लेस होगा वो उस बेसिस पे इधर शिप होना स्टार्ट करेगा. देन वो इधर लोड होगा एंड देन स्टार्ट होगी. सो इट्स लाइक अ लॉन्ग एटलीस्ट अ ईयर. आई डोंट थिंक उससे पहले तो नहीं, 1 साल से पहले कुछ भी मटीरियलाइज नहीं हो रहा है. एंड प्लस जो इधर इन स्टॉक होगा पहले वो लिक्विडेट होना चाहिए. लिक्विडेट भी होना चाहिए. एग्जैक्टली. और हो सकता है इंडिया का सिस्टम जो कोटा वाली कार्स होंगी 2.5 लाख, उस पर आपको 10-15 लाख फीस ही खिलानी पड़ रही है डीलर को कि भाई अच्छा ये कोटा वाली गाड़ी है भाई. तो ये भी हो सकता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंडिया. तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उसका प्राइस वहाँ पे. अच्छा, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आपको पता है इंडिया ने दिसंबर में चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई. चाइना असल में बहुत सस्ते में स्टील प्रोड्यूस कर लेते हैं. मैन्युफैक्चरिंग हब है, गवर्नमेंट से सब्सिडीज आती है, तो वो डंप करते थे इंडिया में या और कंट्रीज़ में, है ना. तो इंडियन जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स थे वो कम्पीट नहीं कर पाते थे उस प्राइस पे, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग अलग तरीके से वर्क करती है. तो इंडिया में स्टील का प्राइस क्या कहते हैं उनकी वजह से ऐसे नीचे, तो हमने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दी चाइना की स्टील पे. तो अब हमारे जायंट्स जो टाटा है, जिंदल है, उनको खुश होना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई, अब हम चाइना के स्टील के 8 पार बेचेंगे, बढ़िया हो गया कि हमारी स्टील अब बिक जाएगी. उन्होंने भी प्राइस बढ़ा दिए कि अच्छा अब चाइना पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रही है तो चाइना की स्टील महंगी हो जाएगी, जब इंडिया में आएगी तो हम भी बढ़ा देते हैं. दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंडिया. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो महंगे कोटा वाली कार्स आ रही है इन पे आप 10-15 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो सिर्फ डीलर को, ताकि ये कोटा वाली बुक हो जाए आपकी.
सो यस, सस्ता मे बी, हाँ यहाँ के लोग भी अपॉर्चुनिटी देख के उसको बहुत ज़्यादा आर्बिट्राज. यस, ट्रू. ओके, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया. आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया था, इंडिया चाइना. इंडिया चाइना. हाँ, क्योंकि यू नो दैट एंटी डंपिंग, आई लव दैट इनसाइट. Okay, so basically, see, with India and China, there is this basic conception कि ठीक है, हम चाइना के साथ दोस्त क्यों नहीं बन सकते? Like, what is there? आप ये पूछो किसी से and people will be like, land, territory. But क्यों? किसको मतलब है, right? क्यों? उनको क्यों मतलब है? So, उनकी टेरिटरी तो रशिया के साथ भी अटकी हुई है. जब ओपियम वॉर्स चल रहे थे चाइना के, राइट, तो रशिया ने बहुत सारे एरियाज क्या कहते हैं चाइना के ही अनेक्स कर लिए थे. तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो चाइना का रशिया के साथ भी है. तो वाई डू दे कीप बहुत ज़्यादा घुसते क्यों रहते हैं, इंडिया में क्यों घुसते रहते हैं? तो जितना मैंने पढ़ा है और मुझे समझ में आया, इट्स लाइक कि अगर आप चाइना की पॉपुलेशन देखोगे, आप यूएन पॉपुलेशन ग्राफ देखो, चाइना की जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत तेज़ बुढ़ी होने वाली है आने वाले टाइम में. उनकी एवरेज एज डिक्लाइन करने वाली है. तो ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग कि उनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ जो है, उनकी एज बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में. फॉर एनी कंट्री इट्स नॉट गुड. इट्स नॉट गुड, राइट. तो बट वैसे भी वो कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग पे ही टिके हुए हैं ना बहुत देर से. लुकिंग एट इट, राइट, उनकी जो गोल्डन एज शुरू हुई थी वो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हुई थी. दे वर द सेकंड ऑल्टरनेटिव कि हाँ, अमेरिका के बाद हम सेकंड ऑल्टरनेटिव बनते हैं. तो अब इंडिया उस जोन में आगे जाना चाहते हैं. इंडिया चाहते हैं कि हम मेक इन इंडिया करें, हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं अपने. मैंने आपको टारगेट्स बताए, बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स हैं. तो उस हिसाब से हम भी रॉबस्टली ट्राई कर रहे हैं. तो चाइना जब भी वो देखता है, दे विल ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम विद इंडिया, क्योंकि हम भी सेम एक्सपोर्ट मार्केट को हिट करना चाहते हैं जो चाइना कर रहा है बहुत देर से. और चाइना इज़ वेरी पैरानॉइड अपनी पॉपुलेशन की वजह से. दूसरा फैक्टर ये है कि चाइना की खुद की डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत ज़्यादा फ्लैट लाइन चल रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही है. तो वो जो इतना सारा सामान बना रहे हैं, इतनी रॉबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बना लिया आपने, अब आपको चाहिए एक्सपोर्ट मार्केट एक स्टडी जहाँ पे आप करते रहो. नहीं तो क्या करोगे आप? वही तो आपका सारा चल रहा है चक्का, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर. तो वो देख के हमेशा दिस इज़ व्हाट दे डू. ये ग्रे जोन वॉरफेयर टेक्निक्स होती हैं कि किसी भी एरिया में आपने जो इंडिया के साथ आपके चल रहे हैं, ठीक है, इंडियन वो है, आप इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करो, इंडिया को तंग करो एंड पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी फैलाओ ताकि इंडिया इज़ मोर फोकस्ड टुवर्ड्स डिफेंस स्पेंडिंग और चीज़ों पे. तो दिस इज़ व्हाट चाइना डज. तो क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ पे ट्रबल कर रहा है? ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक. ग्रे जोन, अगर आपने गालवान वाला देखा ही है, गालवान में जो हुआ था वहाँ पे तो उन्होंने करा ही है. वहाँ पे दे डू सलामी स्लाइसिंग विच इज़ अ टेक्निक इन जियो स्ट्रैटेजी. उसमें आप क्या करते हो, छोटे के छोटे गांव धीरे धीरे आप वो करने शुरू कर जाते हो, प्रोग्रेस करते रहते हो. हाँ, अपनी पोजीशन प्रोग्रेस करने लगते हो धीरे धीरे बहुत तरीके से, लेयर्स में. तो दिस इज़ व्हाट दे डू. ऑल्सो दे सॉफ्ट पावर के थ्रू दे वांट टू कंट्रोल. सो व्हाट दे डू यूजुअली इज कि वो मैप नया नया बना देगा, उस मैप में इंडिया का एरिया को लिख देगा. उससे कुछ होता नहीं है, बट वो आज बोल देगा और फिर मे बी 10 साल 15 साल बाद हिस्टोरिकली विल कोट कि देखो ये तो मेरा ही एरिया था, एंड देन विल स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ द रीजन एंड दैट्स हाउ दे स्टार्ट गोइंग इन. इट्स मोर लाइक अ साइकोलॉजिकली एंड a way to quote in history in future. Like, I don't know how to explain this in a better way. So let's say आज जो वो मैप रीड्रॉइंग कर रहा है, इट्स नॉट कि आज उससे कोई फर्क पड़ेगा और इंडिया को इसको दे देगा और उसका मतलब ये होता है कि इंडिया का पार्ट उसका हो गया. नथिंग गोना हैपन, द वर्ल्ड इज नॉट गोना टेक सीरियसली, इंडिया इज नॉट गोना टेक, कुछ भी नहीं लेगा. बट 15 years लेटर जब वो वापस ये सलामी स्लाइसिंग करेगा, तब वो कोट करेगा कि देखो मेरा तो जो था 15 साल पहले तब भी वो ये था, तब इन्होंने डिस्प्यूट थोड़ी किया था. यस, दिस इज हाउ यू बेसिकली सॉफ्ट वे में रीराइट हिस्ट्री धीरे धीरे. तो इट डज मेक सेंस. पर इससे भी ज़्यादा व्हाट दे रिलाई ऑन इज पाकिस्तान, राइट. क्योंकि आप दोनों बॉर्डर्स पे एंगेज रख सकते हो. अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, चाइना वॉज गिविंग डायरेक्ट एक्सेस अपनी जियो स्पेशल सारी सैटेलाइट्स का टू पाकिस्तान. उनको रियल टाइम अपडेट्स मिल रहे थे सारे बॉर्डर के चाइनीज सैटेलाइट्स के थ्रू. सो या दे कीप डूइंग इट. बट वाई इज चाइना नॉट बिल्डिंग फ्रेंडशिप विद अस? बिकॉज हम लोग बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट है. तो इजंट इट गुड फॉर देम इन सम वे कि इंडिया प्रॉस्परस हो और थ्राइव हो? क्योंकि यूएस के बाद एंड चाइना के बाद अभी वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केट इज इंडिया, विच इज गोइंग टू बिकम वेरी प्रोमिनेंट एज वी मूव फॉरवर्ड. दैट इज़ ट्रू. बट मैंने आपको कहा ना, उनको डोमिनेट करना है तो जो जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस है, आप देखो रशिया का जोन ऑफ इन्फ्लुएंस कम होता गया, यूएस का जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, यूएस को वेनेजुएला से क्या ही दिक्कत हो रही थी ना.
मड्यूरो उठा लिया, बिकॉज आपको जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में सबको चेक में रखना है कि कोई भी उस लेवल ऑफ मिलिट्री माइट तक ना पहुंच जाए जो आपको चैलेंज करने लगे. हम इंडिया की बात करते हैं, वहाँ पे ना हिस्ट्री इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ टॉकिंग पॉइंट, वो लिटरली एक लेसन होता है एंड अ वेपन होता है. तो चाइना, हर कोई कंट्री, रशिया, इनफैक्ट चाइना रशिया दोनों ही इस चीज़ को लेके बहुत पैरानॉइड है कि उनके आसपास कोई भी बहुत ज़्यादा मिलिट्री माइट के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए. वो हमारे से दोस्ती भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, दे विल ऑलवेज हेज देयर बेट्स, वो कहीं ना कहीं हेज करके रखेंगे. What's the biggest market now? US. या एग्जैक्टली. बट जब से टैरिफ लगे तब से उनको डाइवर्सिफाई करना शुरू करना पड़ गया है ना. And then where? A lot of countries वो सस्ते में और सस्ता करके सामान कहाँ, दे आर सेलिंग दैट इन लाओस, इन मेक्सिको, इन स्मॉलर कंट्रीज. Is there consumption demand there heavy? It's not very heavy, but अगर आप multiple areas छोटे छोटे countries में You might be able to. yeah, you might be able to, yeah, exactly. But even with US, they have a lot of bargaining chips. China does have a lot of bargaining chips like US. Rare earth minerals. सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप चाइना की अगेंस्ट यूएस इज रेयर अर्थ मिनरल्स. अगर आप देखोगे रीसेंट मीटिंग जो हुई थी आसिम मुनीर ट्रम्प की, ही वाज स्टैंडिंग देयर लाइक अ सेल्समैन. आसिम मुनीर ब्रीफ केस खोल के रेयर अर्थ मिनरल्स दिखा रहा था, बिकॉज दैट इज हिज पिच. ये देखो आपको पैसे दे रहे, नथिंग एल्स, कि हम आपको मतलब एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम आपके साथ फाइनेंशियल डेवलपमेंट, आपके साथ वेपन्स बनाना चाहते, नथिंग. ये देखो रेयर अर्थ मिनरल्स. दैट इज वाई यूएस वांट्स पाकिस्तान. रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए पाकिस्तान रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए बलूचिस्तान में. सो दे आर ट्राइंग दैट. Pakistan is opening up their 6 trillion worth of. दे आर इनफैक्ट यूएस ने अभी एक माइन के साथ वहाँ पे डील साइन करी है. इट्स $1.23 बिलियन की डील, और वो माइन बेसिकली कॉपर और गोल्ड वहाँ पे माइन करने वाली है, और भी चीज़ें वट एवर दे फाइंड, राइट. तो या पाकिस्तान इज ओपनिंग अप द मार्केट्स राइट नाउ बहुत ज़्यादा. एंड दिस इज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग, पाकिस्तान इज़ द कंट्री जहाँ पे यूएस और चाइना डायरेक्टली ऑलमोस्ट एक ही टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे हैं. दिस इज समथिंग वेरी न्यू. पाकिस्तान कैसे मैनेज कर रहे हैं, उनका क्या बनेगा, आई डोंट नो. यू कंसिडर दिस, ऑल्दो चाइना की इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा है. इट्स अराउंड 60 to 70 बिलियन CPEC में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. बट अगर आप उनकी अमेरिका की इन्वेस्टमेंट देखोगे, इट्स जस्ट दैट $1.5 बिलियन अभी. उसके अलावा और भी है, बट मैं उस रीजन में बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान के इन एंड अराउंड. यहाँ पे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो कर रही है डील साइन. यूएस आ गया, चाइना आ गया, बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट ग्रुप अलग से हैं. इट्स अ वेरी खिचड़ी बन चुकी है वहाँ पे. बहुत कुछ होने वाला है. देयर विल बी अ पॉइंट, यूएस को पाकिस्तान से थोड़ी ही मतलब है, या चाइना को भी, दे वांट दैट रीजन. तो हो सकता है धीरे धीरे इफ बलोच लिबरेशन आर्मी, जो वहाँ का सेपरेटिस्ट ग्रुप है, वो एक्टिव हो जाए बहुत ज़्यादा, तो शायद यूएस या चाइना को उनसे ही डील करना पड़े डिप्लोमेटिकली. ऑलरेडी चाइना का अगर आप CPEC देखोगे, 2003-04 से उन पे मल्टीपल अटैक्स हो रहे थे. वहीं पे स्पेसिफिकली चाइनीज़ पूछ के वहाँ पे मारा जा रहा था, उन पे अटैक्स हो रहे थे. चाइनीज़ एम्बेसी पे, जितने भी CPEC में चाइनीज़ लोग काम कर रहे थे, उन पे मल्टीपल अटैक्स. तो उसके बाद से चाइना इज़ फेड अप. चाइना ने कोशिश भी करी है. इनफैक्ट आई वाज रीडिंग, चाइना वाज ट्राइंग टू टॉक टू सम सेपरेटिस्ट ग्रुप्स इन बलूचिस्तान कि हाँ ठीक है, हम आपस में डील कर लेते हैं, ये वो. तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं. इनफैक्ट What's India's take on this? इंडिया स्टेक इज़ ऑफकोर्स, हम किसी भी तरह की बलूचिस्तान में जो भी चल रहा है, हम टाइम एंड अगेन क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि कैसे सारे रिसोर्सेज बेच दिए जा रहे हैं यूएस को, चाइना को, और बलूच लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है. दिस इज़ आवर स्टांस करेंटली कि बलूच लोगों को उठ के फाइट करनी चाहिए अपने लिए. बलूच लिबरेशन आर्मी को भी हम ऑन पेपर तो सिर्फ वर्बल सपोर्ट दिखा देते हैं कभी कभी, बट ऐसा हमने कुछ भी वो नहीं किया है, जाके सपोर्ट नहीं. कोवर्टली हमने बहुत कुछ किया हो सकता है बलूचिस्तान में. ऑफ कोर्स वी मस्ट हैव फंडेड दोज ग्रुप्स, किया ही होगा, सारे करते हैं, राइट. तो या वी डोंट नो just now we're entering zone of conspiracy from facts. Yeah, exactly. So we don't know. अभी बात करते हैं इंडिया यूएस की कुछ. Yeah, whatever is this current scenario. Yes. Then मुझे तो 10 चीज़ें बता जो तुझे बहुत फैसिनेटिंग लग रही है इन रीसेंट टाइम्स. ठीक है. इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, whatever 10 things that you want. ठीक है. Okay. Yes. Like 10 things that the world should know right now, which you have read and it's like incredible. ठीक है. Why is the world sleeping on it? Makes sense. We're talking about India and US. तो इंडिया और यूएस का भी क्या सीन चल रहा है? इंडिया यूएस का चल तो बहुत खतरनाक रहा है. टैरिफ का ही मेन गेम है.
इट्स लाइक कि पिछले साल 25% इनिशियल जो टैरिफ लगाया था यूएस ने, वो बहुत कंट्रीज पे लगा रहा था, इंडिया पे 25% आया था। उसका पर्पस था कि यूएस को लगता है कि उनका ट्रेड इम्बैलेंस है कंट्रीज के साथ, कि ठीक है उनको वो ख़त्म करने हैं, और प्लस वो अपनी इंडस्ट्री को वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बनाना चाहते हैं। तो 25% टैरिफ इंडिया पे उस वाले रिजीम में लग गया था, ठीक है। बट उससे आगे रशिया वाला सीन बढ़ गया कि रशिया जो भी ऑयल वो कर रहे हैं हमें बेच रहे, उसके बेसिस पे 25% एडिशनल लग गया। तो टोटल स्टैंडिंग टैरिफ अभी इंडिया पे इस 50%। अब गेम क्या हुई कि 2026 स्टार्ट होती ये ईरान वाला हो गया सारा, तो अब ईरान की वजह से यूएस वांट्स टू इम्पोज मोर टैरिफ ऑन इंडिया। इनफैक्ट एनी कंट्री जो ईरान के साथ कर रहा है, ट्रेड कर रहे हैं, उन पे सैंक्शंस लगाने की बात करती थी। टैरिफ तो चलो 500% भी लगाने की बात कर रहा था ट्रंप, वो तो अब एक पॉइंट के बाद क्या ही फ़र्क, 1000% 2000% लगा दो, आप कुछ भी कर लो। बट बिकॉज कि हम ईरान के साथ भी काफ़ी डीलिंग्स वगैरह करते हैं, हमारा ट्रेड भी है उनके साथ, और चाबहार पोर्ट में भी हम उनके साथ वो कर रहे हैं, डीलिंग्स कर रहे हैं, उसकी वजह से हम पे सैंक्शंस भी लग जाते हैं यूएस के, जो वो ईरान के हर ट्रेड पे लगाना चाहते थे, राइट। तो उससे इंडिया ने अभी एग्जेम्पशन ले ली है फॉर टिल अप्रैल 2026 अराउंड, हमने वो एग्जेम्पशन ले लिया। हमने एग्जेम्पशन लिए कि हम तब तक वो कर लेते कि यहाँ तक एग्जेम्पशन दो, तब तक हम अपना नेचुरली ट्रेड इनके साथ कम कर लेंगे या कुछ भी। इंडिया ने अभी ऐसा कुछ बोला नहीं है, इट्स अ वेरी फिकल प्लेस। इट फील्स लाइक अ डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया कि हमने विदाउट कुछ भी कमिट किए कि हम ईरान के साथ सब कुछ ख़त्म कर देंगे, एटलीस्ट मीडिया में तो विदाउट कुछ भी कमिट किए कि हम ईरान के साथ सब खत्म कर देंगे, हमने एक एक्सटेंशन ले ली है कि इस टाइम तक हम पे मत लगाना सैंक्शन। अभी करंटली सैंक्शंस लग चुके हैं। ईरान जिनके साथ भी कंट्रीज के साथ डील कर रहे हैं, चाइना के साथ करता है, रशिया के साथ करता है, उस पे सब पे सैंक्शंस होंगे। यूएस क्यों ईरान पे सैंक्शंस लगाना चाहता है, और ईरान के साथ जो कंट्रीज डील कर रही है उनके साथ क्यों सैंक्शंस लगाना चाहता है? सो सी, एक तो रीज़न है ऑफ कोर्स कि वहाँ पे रीजन में यूएस का पार्टनर इजराइल है, एंड द ओनली प्लॉजिबल थ्रेट टू इजराइल इन दैट रीजन इज ईरान, क्योंकि उनके पास न्यूक्स हैं, राइट। तो यूएस को किसी ना किसी तरह वहाँ के इंटरनल मैटर्स में करते ही रहना पड़ेगा, घुसते ही रहना पड़ेगा। वहाँ पे जो लीडर हैं आयतोल्ला खामीनी, राइट, यूएस डज नॉट लाइक हिम, इजराइल डज नॉट लाइक हिम, क्योंकि He's not democratically chosen leader, right? He's not. He is. US he's is the like, supreme leader. Yeah. US is like democracy लेके आएंगे, right? That's Yes, the whole exactly. angle कि world में democracy होनी चाहिए. Yes, that used to be. अब तो वो भी हट गया. In fact, consider Venezuela. Venezuela में क्या हुआ? Maduro को उठा लिया. Now who is leading Venezuela? Does anybody know? Delcy Rodriguez, Maduro की second in command, right? जो Nobel Peace Prize winner थी अभी 2025 की, मारिया मचादो, right? उनको क्या किया? इतने साल से वेट कर रही थी वो, जो वेनेजुएला के लोगों का सपोर्ट भी था, सब कुछ था, उनको कुछ दिया ही नहीं। एंड इवन शी वाज हक्का बक्का रह गई थी वो भी, जब यूएस ने ये अनाउंस किया, ट्रंप ने, कि ठीक है यार हमने मड्यूरो को उठा लिया कि हम फर्दर अभी वेनेजुएला में कुछ नहीं कर रहे, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि आई डोंट फील मिस मचादो हैज़ ऑल द सपोर्ट ऑफ वेनेजुएलेंस। तो शी वाज लाइक कि व्हाट, कि मुझे लगा था कि वेनेजुएला में हम डेमोक्रेसी लेके आने वाले हैं, राइट। यही तो पूरी पिच थी कि वेनेजुएला में मड्यूरो जो कर रहा है गलत कर रहा है, मड्यूरो ड्रग्स पेडल करता है अमेरिका में, और कुछ लोग उसको फेवर भी नहीं करते हैं। लोगों ने किसी और को ही वोट कर रखा था पहले हुआन गाइडो हुआ करते थे 2019 में, जिसको ट्रंप रिकॉग्नाइज करता था। अब मारिया मचादो थी, उनको करता था। तो एवरीबडी हैड दिस फीलिंग कि वेनेजुएला में अब सरकार बदलेगी, रजीम चेंज होगा, क्योंकि अमेरिका की वही स्ट्रैटेजी होती थी। बट नो, इट फील्स लाइक कि बस उन्हें दिखाना था वी आर द बिग डैडी। वी वर टॉकिंग अबाउट ईरान। हाँ, तो अब ईरान में यूएस डजंट लाइक, आयतोल्ला फॉर मल्टीपल रीजन। उसके बाद ट्रंप ने अपने आप को केजन भी कर लिया। ट्रंप जस्ट गोज ऑन अ गैप रैंट, वो कुछ भी बोल देते हैं कभी कभी। तो उन्होंने ट्विटर पे जाके ये भी ऐलान कर दिया था कि ईरान में अगर प्रोटेस्टर्स को मारना शुरू किया आयतोल्ला खामीनी ने, तो आई विल इन्वेड, मैं एक्शन लूँगा, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड। तो अब ऑफ कोर्स वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, तो खामीनी का तो अगर आप पुराने प्रोटेस्ट देखोगे, 2022 के देखोगे, उससे पहले 2019 के देखोगे, तो बहुत ब्लडी रहे हैं। प्रोटेस्टर्स को मारा गया है, निकाल के मारा गया है। तो इस केस में भी यही हुआ, इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ। इंटरनेट ब्लैकआउट के बाद दुनिया को पता नहीं था वहाँ क्या चल रहा है, बट न्यूज़ आ रही थी। एंड आई एम श्योर कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को तो पता चल रहा था कि ईरान में प्रोटेस्टर्स मर रहे हैं। तो वो बहुत फिकल जगह पे आ चुके थे कि यार ये मैंने कह दिया, मेरे वर्ड्स की वैल्यू नहीं रह जाएगी यार। वहाँ पे खामीनी कंटिन्यू करे जा रहे हैं। प्रोटेस्टर्स की न्यूज़ आ रही है, दे आर बीइंग शॉट डेड, ये हो रहा है। उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत रेडिकल मेजर्स हो रहे हैं। तो यार ट्रंप उस फिकल स्टेट में आ चुके थे। बट वहाँ भी वही मैंने आपको कहा ना कि अमेरिका इज़ नो मोर इंटरेस्टेड इन डेमोक्रेसी। आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ईरानियन प्रिंस
एग्जाइल में अभी, क्योंकि खामीनी वहाँ पे वो कर रहे हैं, राइट। जब 1979 आई बिलीव, जब ये खामीनी आए थे पावर में, शाह रिजीम को हटा के, जो US बैक्ड रिजीम थी, शाह रिजीम, उनको हटा के, तो शाह के बेटे हैं अब जो है रेज़वी पलवा, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट रेज़वी पलवा वाज इन अमेरिका जब ये सारा कुछ ईरान में हो रहा था। उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दी प्रोटेस्टर्स के लिए कि तुम लड़ो, आगे जाके संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, राइट। ईरान में प्रोटेस्टर्स मान भी रहे हैं कि ठीक है, ही शुड बी द वन लीडिंग इट। और यहाँ पे ट्रम्प उनसे मिलने वाले थे, रेज़वी पलवा और ट्रम्प की मीटिंग होने वाली थी, और ट्रम्प ने कह दिया कि नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट मीटिंग दिस गाय, आई डोंट नो अगेन दैट इफ दिस गाय हैज़ सपोर्ट ऑफ द पीपल। मैं देख रहा हूँ ईरान का जो भी है, बट आई एम नॉट इवन, उनके साथ मीटिंग तक नहीं करी। ट्रम्प ने रेज़वी पलवा के साथ मीटिंग तक नहीं करी, जो कंटेंडर हो सकते हैं खामीनी के लिए। तो एज आई सेड, अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन चेंजिंग गवर्नमेंट्स अब एट ऑल। वो सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि हम डोमिनेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को। But how are they showing this dominance? Are Venezuela they able to? No, in Iran. नहीं, देखो ईरान में आपको ये समझना पड़ेगा, हर यूक्रेन में नहीं कर पाए। वही मैं आपको एक रूल ऑफ थंब बताता हूँ जियो पॉलिटिक्स का। हर कंट्री की एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस होती है और दूसरे कंट्री की भी होती है। ये हम सुपर पावर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, US, रशिया, चाइना। रशिया चाइना की थोड़ी ओवरलैपिंग है, बट अगर आप US और रशिया के केस में समझोगे ना, तो थंब ऑफ रूल है जियो पॉलिटिक्स का कि दोनों की एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस होगी। US की नीचे वाले कंट्रीज है, करीबियन, ठीक है, मैक्सिको, कोलंबिया, वेनेजुला, और रशिया की में यूक्रेन वगैरह आ जाते हैं। तो हमेशा रशिया अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में उसके पास ज़्यादा इंसेंटिव होगा टू एक्ट ऑन समथिंग, और दूसरे के पास हमेशा कम होगा। तो इसलिए यूक्रेन को नेटो पे रिलाई कर रहा है। यूक्रेन नेटो पे रिलाई करे, किसी पे भी करे, उसको समझना पड़ेगा कि वो US के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस से बहुत बाहर है और रशिया के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में है। तो रशिया के पास हमेशा ज़्यादा इंसेंटिव होगा कि वो आके वहाँ पे इन्वेड कर दे इफ़ दे फील थ्रेटेंड। तो ये उनको सोचना चाहिए था नेटो ज्वाइन करने से पहले। आप ये नहीं सोच सकते कि नेटो में तो US भी है। आपको देखना पड़ेगा कि उनका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत दूर है। और वैसे ही अमेरिका का जोन ऑफ इन्फ्लुएंस वेनेजुला। अब वेनेजुला सोचता रहा कि मैं रशिया चाइना से दोस्ती करके बढ़िया निकल जाएगा मेरा, बट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप उनके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में हो। तो उनके पास ज़्यादा इंसेंटिव है टू कम। रशिया चाइना नहीं आएंगे बचाने। सी रशिया चाइना स्टिल मिलिट्री वाइज, ग्लोबल इकोनॉमिक वाइज, पैसे वाइज, इन्फ्लुएंस वाइज बहुत दूर है। तो वेनेजुला के साथ तो आई डोंट नो why they were in thinking कि these guys will be able to save them. But Ukraine का सोचना is probably not very bad because अमेरिका का influence है all around the world. अब वही with their bases, with their military power, वो कहीं से भी किसी भी country पे कुछ भी launch कर सकते हैं। और उनके पास इतनी speed है कि उनके पास इतना might है कि वो 24 hours तक वो किसी भी जगह पे अपना सामने वाली कंट्री का माइट रोक सकते हैं, एंड 24 आवर्स में वो पूरे वर्ल्ड की पावर कहीं पे भी किधर से किधर शिफ्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, राइट। सो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस इज नॉट गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। आप फाइनेंशियल पावर भी बात करो तो EU के ऊपर अमेरिका का बहुत इन्फ्लुएंस है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एज वेल, सो दे कैन कंट्रोल द फाइनेंसेस एज वेल नियर यूक्रेन। सो अमेरिका कैन डू। नहीं, दिस इज एन एक्सपेक्टेशन दैट अमेरिका कैन डू। दिस इज समथिंग दैट एनालिस्ट से कि यूक्रेन को सोचना चाहिए था कि वो उनके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में है। देयर इज अ स्टैंडिंग एग्जाम्पल जो अगले 4-5 सालों में अनफोल्ड करेगा, ताइवान। सो लेट्स सी, ताइवान US के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस से बहुत दूर है, बट US में जो बिलियनर्स बैठे हैं उनके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए बहुत ज़रूरी है। TSMC, राइट, उनकी सारी चिप्स वहीं से बन के आती हैं। चाइना हैज़ अ वन चाइना पॉलिसी जिसमें ताइवान विदाउट एनी डिस्कशन चाइना का ही पार्ट है, वो मानते हैं। और अभी इन जनवरी US पेंटागन ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने बताया है कैसे चाइना इज प्रिपेयरिंग टू टेक ताइवान बाय 2027। एक्सप्लेन। चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अभी बन के आया है एंड दे आर क्लियर विद इट कि वो इसी पर्पस के लिए डिज़ाइन हुए और वो बाकी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से बहुत एडवांस है। ऑल्दो वो US के एयरक्राफ्ट कैरियर्स जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो नहीं है। बट आई विल टेल यू द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ये हुआ है, पेंटागन इज सेइंग दिस, राइट, कि चाइना वहाँ पे अपनी प्रेजेंस इस हिसाब से बढ़ा रहा है कि बाय 2027 दे कैन टेक ताइवान। तो US का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि आप रीजन में मिलिट्री बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो, राइट, बट जो US की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रही है। US की प्रेजेंस वहाँ पे कुछ भी ऐसे सब्सटैंशियली नहीं बढ़ रही है, थोड़ी चीज़ें इधर उधर, बस दैट्स इट। US अपनी प्रेजेंस वहाँ नहीं बढ़ा रहे। US वांट्स कि जापान, साउथ कोरिया और ताइवान अपने आप कि हम उनको डिफेंस पैकेजेस दे दे, सब कुछ दे दे और तुम अपने आप संभाल लो वहाँ पे। सो दिस इज
अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पेंटागन कह रहे हैं कि भाई वो हो सकता है वहाँ पे कुछ, और यूएस एसेट्स कोई, हाँ यूएस की अप्रोच क्या है कि वो ताइवान को पॉर्क्यूपाइन बनाना चाहते हैं. देयर इज द स्ट्रैटेजी इन जियो स्ट्रैटेजी ही, पॉर्क्यूपाइन. क्या होता है वो? ऐसा होता है कि आप किसी कंट्री को इतना डेंजरस बना दो कि उसको इन्वेड करने में सामने वाले का दम निकल जाए, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली वो बिल्कुल ही इन रुइंस हो जाए. वो आप कैसे करते हो कि आप ताइवान को ऑफ कोर्स बहुत सारे डिफेंस पैकेजेस दे दो जिससे वो चाइना को फॉर डेज फाइट कर सकते हैं, राइट. उसके बाद चाइना किसी तरह सक्सेसफुली अंदर पहुंच भी जाए तो वो टॉप लीडरशिप को ताइवान की एलिमिनेट कर दे. बट आपने ऐसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स खड़े कर दिए हैं कि वो टॉप लीडरशिप को रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं. वो टॉप लीडरशिप मर जाएगी, वो फिर भी लड़ते रहेंगे फॉर डेज फॉर मंथ्स. आप सिविल रेजिस्टेंस आर्मीज बना दो कि लोग आके सड़कों पे, आप कुछ भी होगा ऐसा अटैक तो आप गिव अप नहीं करोगे, सरेंडर नहीं करोगे, आप लड़ते जाओगे. जैसे कई इन्वेजन तो क्या होते हैं, वही बहुत जल्दी. आई थिंक फास्टेस्ट इन्वेजन वाज ऑफ ऑस्ट्रिया बाय हिटलर. इट वाज डन इन 6 hours आई थिंक. तो या तो आप जितना ज़्यादा इसको एक्सटेंड कर सकते हो. इंडिया ने बांग्लादेश मेरे 12 दिन में ले लिया था. 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर. वो How difficult it would be or how bad it would be for us, for India, अगर यूएस और पाकिस्तान दोस्त बन जाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग. इट कैन बी अ वेरी इट्स अ वार्निंग साइन. हमें वार्निंग साइन ले लेना चाहिए. बिकॉज क्या होता है, अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान के पास सैटेलाइट एक्सेस था डायरेक्ट. किसका? चाइना का. इनफैक्ट हमारी भी बेका साइन हो रखी है यूएस के साथ जिसमें हमें रियल टाइम अपडेट्स मिलने चाहिए यूएस सैटेलाइट्स के थ्रू. बट हमें नहीं मिले थे फॉर सम रीज़न. हमें कमर्शियल सैटेलाइट कंपनीज से व्यू लेने पड़े. हमारे पास रियल टाइम अपडेट्स नहीं आ रही थी जो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सारा टाइम था. पाकिस्तान के पास रियल टाइम अपडेट्स आ रही थी थ्रू चाइनीज सैटेलाइट्स. और हमें बेका साइन होने के बाद भी, हमने 2020 में साइन किया था जिसमें यूएस की जियो स्पेशियल सैटेलाइट्स जितनी भी हैं वो हमें इंटेल प्रोवाइड करेंगी उस एग्रीमेंट के अंडर. बट वो केस टू केस बेसिस पे डिफर भी करता है. तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न, बट जितना मुझे पता है वो यही था कि हमें कमर्शियल सैटेलाइट डेटा एक्सेस करना पड़ रहा था. What is this खिचड़ी happening in the world? ट्रम्प ना कुछ भी लॉन्ग टर्म सोच के नहीं कर रहे. ट्रम्प ने इनिशियली जो टैरिफ्स लगाए ऐसे छोटे छोटे देशों पे टैरिफ लगा दिए. क्यों? क्योंकि यार हम उनसे ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट नहीं कर पाते. उनको कुछ लिटरली भाई अंटार्कटिका तुम ऐसा कुछ बनाती ही नहीं हो जो वहाँ पे स्पेसिफिक चाहिए होगा. और वो जो बनाते हैं बहुत छोटी सी चीज़ है, उनका कोई ऑल्टरनेट सोर्स नहीं होता कई बार. तो इसलिए वो ट्रेड इम्बैलेंस बना हुआ है. बट उसने लगा दिया टैरिफ, सब पे लगा दिया अक्रॉस द बोर्ड कि हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है. ट्रेड इम्बैलेंस सही तरीका नहीं है किसी पे टैरिफ लगाने का. सिर्फ कि आपका उनके से इतना ट्रेड इम्बैलेंस है तो उसके बेस पे आपने इतना ही टैरिफ लगा दिया उन पे. तो वैसे ही व्हेन यू टॉक अबाउट ये रशियन ऑयल, यार रशियन ऑयल तो यूरोप खुद खरीदते हैं हमारे थ्रू, राइट. तो ये बहुत सारे, दूसरा भी जो रशियन ऑयल वाला भी टैरिफ था, ये भी, इसकी भी कोई सेंस बिल्कुल नहीं बन रही थी. इनफैक्ट आई विल टेल यू कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ की, मतलब कुछ रशियन कंपनीज है, रोजेटॉम है, नॉर्लिस्क है, इनके साथ बहुत सारे लॉन्ग स्टैंडिंग ऑयल एग्रीमेंट्स थे यूके, और बहुत टाइम तक ये ले रहे थे तेल. इफ दे न्यू तो ये बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था. Is he doing good for America? No, I don't think so. He's not. मतलब things in America. A lot of financial analysts say that he's doing good, and a lot of people say it's not. Yeah, like it's a very. I'm not. Nobody's in middle. Nobody's in like let's watch. Everybody's like ये बहुत बेकार है. यहाँ people are like ये बहुत सही है. इसने डॉज बनाया था, द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी. उसमें इतनी सारी एसेंशियल चीज़ें काट दी और बाद में निकल के आया कि भाई वो सब कुछ चाहिए था ऑन पेपर. इवन कुछ जगह तो उसने एडोलेसेंट कैंसर रिसर्च, एडोलेसेंट डायबिटीज़ रिसर्च की फंडिंग काट दी है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में. तो इट्स एब्सोल्यूट बुलशिट. उसके अलावा अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे देखोगे कि आप कह रहे हो कि अच्छा वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्या बढ़ गई, कुछ नहीं हुआ है ऐसा. टैरिफ्स का क्या सब्सटैंशिएट हुआ, मुझे कोई समझा दे यूएस में. आई डोंट थिंक सो. क्या सब्सटैंशिएट हुआ वहाँ, क्या फ़ायदा हुआ? Eventually at some point, no. आई डोंट थिंक सो. द ट्रेजेक्टरी इज़ नॉट लुकिंग फेवरेबल अमेरिका के लिए. इट्स नॉट. और कोई भी जो भी उसको कहता है कि अच्छा नहीं, अभी अगर आपने देखा हो फेड चेयर से लड़ाई हो गई थी, दे आर टॉकिंग अबाउट फायरिंग हिम. मतलब कंप्लीटली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और पूरी तरह से टेक ओवर करना चाहते हैं. सो या नो. फेड चेयर ने तो आगे खुद ही बोल दिया था कि ही इज डूइंग दिस फॉर मी, विद मी, बिकॉज ऑफ दिस. या पर्सनल वेंडेटास. हाँ भाई. इंटरेस्टिंग. ओके. दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट क्रेडिट वाला चीज. डिड यू रीड दैट? Which one? JP Morgan Chase के फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन ने बोला. मैंने प्राइवेट इक्विटी. डिड यू नो अमेरिका में मैकडोनल्ड से ज़्यादा प्राइवेट इक्विटी फर्म्स खुल चुकी हैं? डिड यू नो दैट? नो. अमेरिका में इस पॉइंट इन टाइम पे टोटल नंबर ऑफ मैकडोनल्ड से ज़्यादा प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं. क्यों? बिकॉज दे फील कि
गरीबों को बर्गर बेचने से ज़्यादा पैसा लिटरली सिर्फ 1% ऑफ पॉपुलेशन को फंड करके उनके पैसे घुमा घुमा के ज़्यादा पैसा बन जाएगा. उसकी ज़्यादा डिमांड हो रखी है इस टाइम पे. इट्स लिटरली लाइक द कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ द पुअर डोंट इवन मैटर, कि उनको बर्गर देने के लिए दुकानें कम है और जितनी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स खुल गई हैं अमीरों को फंडिंग देने के लिए, टॉप 1% से भी ऊपर को. इंडिया में भी यही बोलते हैं ना कि मेक बिजनेसेस फॉर टॉप 1%. They do that, yeah. They say. Rather than making it for everyone, at least now. Yeah, you can say that. मतलब, but I won't be very. I feel कि इस टाइम पे इंडिया की पोजीशन AI या बिजनेस आप बात करोगे, the best bet is कि जो चाइना मैन्युफैक्चरिंग में कर रहा था, इंडिया को AI में करने की ज़रूरत है. आप जितने बड़े पेट्रियट हो बन लो, बट आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आप अमेरिका जितना पैसा नहीं ठोक सकते हो इनटू AI, जितना वो लगा रहे हैं, जितनी देर से लगा रहे हैं. आप चाहोगे हम ठीक है, नहीं हम तो दिखाएंगे अलग से वर्ल्ड मार्केट को, US को, कि हम अपने मॉडल्स बना देंगे. यू कैन नॉट टेक द बीट. समझो कि आप अमेरिका को उसमें बीट नहीं कर सकते हो, तो बिकम द सेकंड ऑल्टरनेटिव. जैसे चाइना बिकेम अ मैन्युफैक्चरिंग हब. हमारा IT सेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास FTAs के थ्रू लास्ट ईयर UK FTA साइन हुआ, अब EU FTA साइन हुआ, राइट. हमारे पास मार्केट्स खुलती जा रही हैं. तो IT सेक्टर में हाँ लोगों को बूस्ट दो, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट करो. We're already doing that. Yeah. India is already doing it. They are becoming this layer की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो होगा उसमें इंडिया सबसे आगे है. हाँ वही. तो दैट यस. एक और क्रेजी चीज़ जो मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अबाउट दिस, 2024 में ना एक नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स मिला था. तो इट वॉज अबाउट कि कैसे ना ब्रिटेन या जितने भी ये कॉलोनाइजर्स थे, सारे यूरोपियन कंट्रीज लाइक स्पेन, ब्रिटेन, पोर्चुगीज़, राइट, ये जिस भी कंट्री में जाते थे ये अपने इंस्टीट्यूशंस छोड़ के आते थे. तो अब ऐसा हुआ कि कुछ कॉलोनीज़ हैं जैसे US, न्यूजीलैंड, वो बहुत ज़्यादा सक्सीड कर गई. अब कुछ कॉलोनीज़ हैं वो ज़्यादा नहीं करी, जैसे काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्रीज़. और इंडिया को भी वो देखते हैं कि उतनी तेज़ ग्रो नहीं करा जितना US या न्यूजीलैंड कर गया, राइट. सो उसमें एक डिस्टिंक्शन निकल के आई थी दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉलोनीज़, कि तुम ये नहीं कह सकते कि हर कॉलोनी वॉज मतलब सेम स्केल पे रख रहे हो. उन्होंने निकाली कि एक होती हैं एक्सट्रैक्टिव कॉलोनीज़ जहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिजीज़ेज़ और ये चीज़ें थी या उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई नहीं था, तो ब्रिटिश वहाँ जाके उतना नहीं रहते थे, एलीट्स रहते थे और जो ब्यूरोक्रेसी थी वही रहती थी जाके. तो इसलिए सिस्टम्स अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं हुए. वहाँ से सिर्फ हम रिसोर्सेज निकालते थे और बेच देते थे, अपना काम चल गया. कुछ कॉलोनीज़ हैं जैसे US, न्यूजीलैंड है, वहाँ पे लिविंग कंडीशंस अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, तो हम जाके वहाँ रहते थे, राइट. ब्रिटिशर्स जाके रहते थे, तो सिस्टम्स अच्छे से ट्रांसफ़र हो गए. सो दिस गॉट मी थिंकिंग कि इकोनॉमिस्ट भी जब मान रहे हैं, नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं कि इंडिया वॉज एन एक्सट्रैक्टिव कॉलोनी, तो यू कैन नॉट एट्रीब्यूट एट एनी स्टेज कि इंडिया ने जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स लाए, जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाए, जो भी सिस्टम्स बनाए, कि वो हमें कॉलोनाइजेशन की वजह से आए थे. दे वर डिस्पाइट ऑफ इट, राइट. इवन द नोबेल कमेटी इटसेल्फ, यूरोप का गोल्ड स्टैंडर्ड, अग्रीज कि इंडिया वॉज एन एक्सट्रैक्टिव कॉलोनी, कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ब्रिटिश की वजह से तो आ ही नहीं सकते थे. They were there despite of it. वो तो हमने हमारे ड्राफ्टर्स को लगा देखा उन्होंने कैसे बहुत सारी चीज़ें आर इंटरेस्टिंग और वो इंडिया में अप्लाई हो सकती हैं. द वेस्टमिंस्टर सिस्टम, द पार्लियामेंट्री है ना सारा, तो उन्होंने वो इंस्टीट्यूशंस सारा अप्लाई किया. सो या दिस वाज समथिंग. You think our systems are not given by Britishers? They were not. They were not given to us by the Britishers. We developed them after independence for whatever was best for our population. Of course, we were inspired by them. I learned from them because Yeah. the closest connection to access of books and knowledge was the British books, exactly. But we had very well-read people जिन्होंने अलग-अलग देशों में जाके even American systems देखे होंगे, communist countries में जा चुके थे सारे, नेहरू, वी आर अम्बेडकर, वो हर जगह जाके आ रखे थे, तो दे हैड एन आइडिया कहाँ क्या चल रहा है. मे बी दे थॉट दैट दीज सिस्टम्स बेस्ट फिट इंडिया. तो येस, दे वर इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश, बट दे वर नॉट गिवन टू अस बाय द ब्रिटिश. दे वर डिस्पाइट ऑफ द ब्रिटिश, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि आप एक्सट्रैक्टिव कॉलोनी थे. इंटरेस्टिंग. तो येस. एंड और बता कुछ. है तो बहुत कुछ है. बताते जा. I like this. Information warfare वाली बात बता रहा था. अच्छा, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर. ओके, सो बेसिकली आई विल टेल यू, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी बन चुके हैं. इट्स अबाउट कि आपको नैरेटिव हैंडल करना आना चाहिए, नहीं तो यू आर डन, राइट. रशिया इन्वेडेड यूक्रेन. यूक्रेन में एक प्रॉपर यूनिट है, इट्स द 77th ब्रिगेड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो यही चीज़ें हैंडल करती है, ठीक है, साइबर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. तो
जब आप अटैक करते हो यूक्रेन को, वहाँ के लोगों का सबका मोरल डाउन हो जाता है, बिकॉज इट्स सच अ बिग कंट्री अटैकिंग अ स्मॉल कंट्री. तो आपको अपने लोगों में भी एक वापस मोरल अप, अपने सोल्जर्स में भी मोरल अप करने हैं, राइट? तो व्हाट डू यू डू? आप एक फिक्शनल कैरेक्टर बना देते हो. एंड इन दिस केस इट वाज द गोस्ट ऑफ काइव. ओके, Yes. व्हाट डज इट मीन? द गोस्ट ऑफ काइव कुछ नहीं, एक फिक्शनल कैरेक्टर था. पहले तो किसी को नहीं पता था क्या है, बट उस टाइम पे अचानक से यूक्रेन के ट्विटर अकाउंट्स, टेलीग्राम ग्रुप्स में इट वाज बॉर्न. उन्होंने कहा देयर इज अ पायलट जिसने रशिया के इन्वेड करते ही, देयर इज अ यूक्रेनियन पायलट जिसने रशिया के 6 MiG-29 गिरा दिए अकेले. सो दे मेड दिस कैरेक्टर, राइट? इवन यूक्रेनियन लीडर्स स्टार्टेड पोस्टिंग पिक्चर्स ऑफ रैंडम पायलट्स, और वो उसमें बैठे हुए हैं, जेट में बैठे हुए हैं, शक्ल नहीं दिख रही है, सबने अलग अलग फोटोज दैट दिस इज द गोस्ट ऑफ काइव. एवरीबडी बिलीव्ड इट, द होल ऑफ यूक्रेन बिलीव्ड इट, एंड दे वर लाइक यस वी कैन फाइट बैक. तो क्या हुआ, बड़े हैं हम, 6 MiG-29 गिरा रहे हैं उनके यार. बाद में पता चला कि नकली था. यस, इट वाज अ फिक्टिशियस स्टोरी. तो ही बिकेम एक मसीहा फॉर द टाइम बीइंग. दूसरी तरफ देखो, आपको व्हाट इज प्रोपेगेंडा, राइट? प्रोपेगेंडा इज कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि वो आपका ही सबकॉन्शियस थॉट था, बट किसी और ने प्लांट किया है एक्चुअली, राइट? तो और आप उस प्रोपेगेंडा को जितना ऑप्टिमाइज करोगे उस हिसाब से कि आपकी, बिकॉज वो, और जैसे मैंने कहा प्रोपेगेंडा इज बेसिकली सेलिंग समथिंग. तो सेलिंग का बेसिक इज डिमांड एंड सप्लाई. तो अगर आपको जो चाहिए मैं उसके इन एंड अराउंड ही अपने प्रोपेगेंडा को ऑप्टिमाइज कर दूं, तो वो और बेटर हिट करेगा, राइट? सो इन द केस ऑफ रशिया, जिसे मैंने यूक्रेन का बोला, उनको एक मसीहा चाहिए था. वो सिंपल ये नहीं दिखा सकते थे कि एक MiG-29 गिरा दिया हमारे उसने, वर्थलेस, यूजलेस, राइट? रशिया वर्ल्ड मीडिया में नैरेटिव चला रहा था, वो ये नहीं दिखा सकता था देखो हम कितना वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. उनको दिखाना था कि वी आर नॉट अटैकिंग यूक्रेन, वी आर अटैकिंग नेटो. हम नेटो को अटैक कर रहे हैं, सी कितनी बड़ी पावर है और ये हमारे नेबरहुड में आके एक्सपैंड कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट रशिया वाज डूइंग. उसके अलावा मोस्ट ऑफ इट इज सिग्नलिंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कि कैसे, ठीक है, अगर हम एक्चुअली बार बार प्रूव कर सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान स्पॉन्सर्स टेरर, तो वी हैव अ पॉसिबिलिटी कि हाँ FATF की वो ग्रे लिस्ट में चले जाएंगे. बट दैट इज नॉट सही. ट्रू इन्फॉर्मेशन को भी आपको सही तरीके से प्रोपगेट करना पड़ता है, राइट? सो इट्स नॉट दैट प्रोपेगेंडा इज ऑलवेज फॉल्स इन्फो, बट आपको सही इन्फो को भी बार सही तरीके से पुट अक्रॉस करना ही पड़ता है. ओके, सो या विद रिगार्ड्स टू दैट कि अभी इंडिया पाकिस्तान के इसमें भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा था. हाँ एग्जैक्टली. तो आप देखोगे देयर वाज दिस वीडियो, पता है, अगर आप देखोगे तो देयर वाज दिस प्रॉपर वीडियो कि पाकिस्तान के फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक रूम में लेके जा रहे हैं मीडिया को, और वो अपनी तरफ से फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि देखो दिस इज द प्लेस जहाँ हमने नैरेटिव वॉरफेयर जीता, यहाँ पे हम कंटेंट डिजाइन करते थे, सारा कुछ, हर जगह की पोस्ट डिजाइन करते थे. सो दैट 6-0 वाज मेड देयर, राइट? यू गेट दिस? तो वो पूरी तरह से फैसिलिटीज़ का यूज़ कर रहे थे, न्यू एज टेक का यूज़ कर रहे थे. उन्होंने खुद कहा कि हम कंटेंट बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं ये सारे सेंटर, देखो यहाँ से हमारा नैरेटिव वॉर लड़ा गया था. दे सॉ दैट एज अ फ्रंट. द नैरेटिव वॉर वाज नॉट मेयरली सम एक्सेसरी टू देम कि ठीक है हो गया तो हो गया, लोग अपने आप कर लेंगे. दे एक्चुअली कोऑर्डिनेटेड इट प्रॉपरली. Here's the last question I have, okay, which is why do you think ये सारी जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, like IMF, WTO, UN, इनकी पावर इनफेक्टिव क्यों होती जा रही? I'll tell you, पहला एक रीज़न तो इज़ ऑफ कोर्स कि कभी भी किसी के पास बहुत ज़्यादा इंसेंटिव नहीं था कि आप एक दूसरे के साथ उस हद तक कोऑपरेट करो कि मोरालिटी बनी रहे. यू वर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ. आप UN में बैठते थे आके, कोऑपरेट करते थे बिकॉज आपको अपने इंटरेस्ट से मतलब था ग्लोबली. कोविड आया, कोविड-19 के बाद एवरीबडी अंडरस्टूड इट्स ईच मैन फॉर देमसेल्व्स कि ग्लोबलाइजेशन जितनी मर्जी हो जाए उसमें भी आपको अपनी सप्लाई चेन्स रेजिलिएंट बनानी पड़ेंगी, ये बनानी पड़ेंगी. कोऑपरेशन डज नॉट मीन शिट. आपको या एग्जैक्ट यू गेट दैट. मतलब कोविड के बाद लोगों को ये समझ में आ गया कि इट्स ईच मैन फॉर देमसेल्व्स, राइट? फिर धीरे धीरे यूक्रेन ने और ज़्यादा उसको वो एम्पलीफाई कर दिया. जब नेटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रही है जिनका डिफेंस पैक्ट है, तो UN तो फिर भी पीस कीपिंग फोर्स भेजने वाले हैं. वो भी अगर सिक्योरिटी काउंसिल में सारे 5 के 5 परमानेंट मेंबर्स ने अलाउ कर दिया तब, तो पीपल लाइक नहीं काम करेगी. WTO, IMF भी नहीं कर रही, ये भी नहीं. nobody is actually WTO के जो रूल्स हैं फ्री ट्रेड, जो ग्लोबल इकोनॉमी को नहीं मान रहा. US नहीं मान रहा, चाइना नहीं मान रहा, कुछ मतलब नहीं है. IMF
बोलता है कि हम कहीं भी ऐसे के फंड नहीं करेंगे जहाँ टेरर है एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, कुछ नहीं मान रहा, वो लोन दिए जा रहा है. इट्स लाइक इट्स जस्ट it's mockery right now. Yeah, exactly. Like power overrules everything. Whoever is powerful doesn't matter. Rules, like this is what is happening right now in the world, and it shows clearly कि कोई रूल, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं है. अगर आप पावरफुल हो तो सब टाइम पास है. किसी के बोलने पैक्ट वैक्ट दोस्ती यारी से कुछ नहीं चलता. हम पावरफुल हैं, हम डिसाइड करेंगे क्या करेंगे. जिसके हाथ में पावर है वो चला रहा है अपने हिसाब से. Word man, true. That's exactly what is happening. Yeah, it's So everything was a facade. yeah, everything was. Power ही मैटर करती थी पहले भी, but power पहले had an incentive to cooperate. Now they don't. There. So now they're like, Yeah. who fuck cares? it. Exactly. Well, thank you so much. कैसे भाई? बढ़िया. आप बहुत ही मतलब कहाँ से आ रहे हो? मैं दिल्ली. अभी तो मैं स्वेंसर. अभी रहते कहाँ? अभी I'm in Amritsar. अच्छा. Yes. तो फिर but you took a flight to Yeah. No, actually I had some work अपना ही दिल्ली में, तो मैं वहीं पे था. तो I सही है. thought कि मैं क्या करते हो? I completed my MBBS अभी. अच्छा. तो I am a doctor. तो डॉक्टर से On-page जियोपॉलिटिक्स कैसे doctor. करता है? अरे यार पता नहीं, इंटरेस्ट. यू सेड ना कि एवरीबॉडी विल बी कंटेंट, तो टुक योर एडवाइस आई गेस. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.